टू होना चाहिए मेंस वाली बुकलेट की, और टू ए होना चाहिए एडवांस वाली बुकलेट की। आई थिंक क्वेश्चन कितने हैं इसके अंदर, 70 क्वेश्चन है। हम्म। चलो स्टार्ट, लेके क्वेश्चन नंबर 10 के बीच के डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन, if P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the tangent and normal to the curve x is equal to, ये है। और आपको निकालना है P and Q are the length of the perpendicular from the origin to the tangent and normal to the curve this। इस कर्व पे टेंजेंट और नॉर्मल की जो लेंथ है ओरिजिन से, यार किसी भी पॉइंट के लिए खोज रहे हैं ये तो, बस और क्या। फोर्थ वाले क्वेश्चन में कोई पॉइंट तो गिवन नहीं है, तो डिफरेंशिएट करके निकाल लो कितना आएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी थीटा, ये तो बाहर, e की पावर थीटा का डिफरेंशिएशन एज इट इज, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस a इंटू ई की पावर थीटा एज इट इज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये आ जाएगा। और आई थिंक ये कॉस थीटा वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, एंड वी आर लेफ्ट विथ ट्वाइस ऑफ ए थीटा साइन थीटा। एंड आई थिंक सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा अगर आप निकाल लोगे, ये आना चाहिए माइनस में कॉस थीटा आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है मेरे पास, मतलब टेंजेंट की स्लोप जो है मेरे पास, वो माइनस कॉट थीटा आ जाएगी। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लो, और इक्वेशन ऑफ, बहुत लेंदी क्वेश्चन है भाई।
इज इट ऑडिबल नाउ? पता नहीं आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, हेडफोन में दिक्कत है या क्या है। चलो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। आपको निकालना है P इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, Q इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, वही प्रोसेस है। 2/3 x की पावर 1/3 प्लस 2/3 y की पावर 1/3 इंटू y डैश इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर y डैश की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस ऑफ y की पावर 1/3 x की पावर 1/3। टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 माइनस y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 x माइनस x1। सिमिलरली नॉर्मल की लेंथ निकालना और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, और उसमें इसको यूज करना कि अगर कोई भी पॉइंट आप x1, y1 चूज कर रहे हो तो x1 की पावर 2/3 प्लस y1 की पावर 2/3 मस्ट बी इक्वल टू a की पावर 2/3 का आपके पास यूज आने वाला है। नॉर्मल की इक्वेशन लिखोगे तो कितनी आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू x की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय y की पावर 1/3 और x माइनस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालोगे इसका तो p की वैल्यू आ जाएगी मॉड ऑफ, ये तो 0 माइनस y1 माइनस 0 माइनस ऑफ y की पावर 1/3 अपॉन में x की पावर 1/3 इंटू x1। ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में x की पावर 2/3। ये आ जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, जो कि कैलकुलेट ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से नहीं होगा बिल्कुल। ये आ जाएगा आपके पास y की पावर 1/3 आपने कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा y की पावर 2/3 2/3 और x की पावर 2/3 और उसमें इसको यूज करना पड़ेगा, तो ये भी लेंदी तो जाएगा। ठीक है, तो एक ही टर्म में फाइनल आंसर आएगा, तो कैलकुलेशन में मैं नहीं कर रहा हूँ, अब आप लोग कर लेना क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, लेंदी क्वेश्चन है। इट विल नॉट बी इजी टू स्कोर क्योंकि विदाउट मैथमेटिकल सॉल्विंग क्वेश्चन होना मुश्किल है बेटा, बट हाँ उन्हें देखते हैं। चलो टिल 10 एनी अदर डाउट, जिस क्वेश्चन में डाउट। चलो 11 to 20 आई थिंक करी नहीं है लोगों ने, बट ठीक है जिसने करी वो पूछ लो डाउट। क्वेश्चन नंबर 18, if the value of parameter a so that the line this is normal to the curve this, तो ये 3 माइनस a जो है 3 माइनस a x प्लस a y प्लस a स्क्वायर माइनस 1 is normal to the curve x y equal to 1। इसको डिफरेंशिएट करोगे आप तो यू विल गेट y plus x into y dash is equal to 0।
So therefore the length, the slope of the tangent is minus x by y, and slope of normal is x1 by y1. और ये नॉर्मल की स्लोप है, तो पॉइंट क्या कर्व पे लाई करता है, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज सो दैट द लाइन इज नॉर्मल टू द कर्व दिस. इसकी स्लोप अगर मैं निकालूंगा तो इसकी स्लोप आएगी मेरे पास -3 माइनस ए डिवाइडेड बाय ए, और ये आएगा मेरे पास x1 बाय y1. और x1 बाय y1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x1 स्क्वायर. तो सबसे पहली चीज तो ये पॉजिटिव ही होना चाहिए. एंड बस यही कंडीशन आनी चाहिए. तो -3 माइनस ए मैं और भी सोच रहा था, बट नहीं आनी चाहिए. इज ग्रेटर देन 0. और क्या देखो, एक्स वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ भी कैसा होता है, ये ग्राफ होता है. किसी भी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल खींचोगे, इनकी जो स्लोप है ना, ये पॉजिटिव नजर आती हुई रहेगी. यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी कोई पॉइंट हो, स्लोप हमेशा नॉर्मल की पॉजिटिव और टेंजेंट की नेगेटिव आएगी. तो बस ये नेगेटिव हो, क्या ये 0 हो सकता है? तो ये 0 नहीं हो पा रहा है. बस अब वेव को बना लो आप और लिख लो, ए की वैल्यू एक 3 लिख दो और एक की 0 लिख दो. 3 से बड़ा कुछ भी पुट किया तो नेगेटिव आ जाएगा. तो 0 से 3 आना चाहिए. देखो आंसर है, A should belongs to 0 to 3. अरे अरे मैंने उल्टा बना दिया, वेव को उल्टा बना दिया. जस्ट ऑपोजिट आंसर आएगा. ये बनेगा वेव -इंफिनिटी टू 0 यूनियन 320. तो आपको कुछ नहीं करना था, बस ये जो टेंजेंट की स्लोप यहाँ पे आई है ए के टर्म्स, इसको पॉजिटिव कर देना था, क्योंकि x1 स्क्वायर की वैल्यू आ रही है. 1 बाय y1 को मैंने यहाँ से पुट कर दिया x1 स्क्वायर मतलब पॉजिटिव. दैट्स क्वेश्चन नंबर 11. The relationship between the subnormal and the subtangent at any point on the curve this is of the form कि length of subnormal is equal to length of subtangent का स्क्वायर. तो लेंथ ऑफ सबनॉर्मल और लेंथ ऑफ सबटेंजेंट सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी और उसके बाद में उसको इक्वेट करना पड़ेगा. हाँ, आज मैं डाउट ही लेने वाला हूँ इस एक्सरसाइज. बाकी जाओ, अगर आप रिवाइज करोगे तो बेटर है. रिवाइज आप खुद से करो बेटा, नोट्स रिवाइज करो एक एक चीज, वो ज्यादा बेटर, अच्छे तरीके से सीखोगे, भूलोगे नहीं अगर खुद से रिवाइज करो. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th वाला, सब नॉर्मल और सब टेंजेंट में कुछ इस टाइप का है. देन p by q is equal to what? सब टेंजेंट का स्क्वायर अपॉन में सब नॉर्मल.
आपको ये पता होना चाहिए, कर्व के लिए मैंने आपको प्रूफ करके बताया था, ये टेंजेंट होती है या नॉर्मल होती है, और ये जो लेंथ होती है ये सब टेंजेंट की लेंथ होती है, और ये जो लेंथ होती है ये सब नॉर्मल की लेंथ होती है। ये जो एंगल होता है ये स्लोप थीटा होती है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू वाई डैश होता है, ठीक है। और ये होती है लेंथ पूरी की पूरी वाई वाई, किसी भी पॉइंट पे उसका वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर आपको सब टेंजेंट की लेंथ निकालनी है तो सब टेंजेंट y1 डिवाइडेड बाय सब टेंजेंट इज इक्वल टू y डैश होता है। सब टेंजेंट की जो लेंथ है इज इक्वल टू y1 बाय y डैश। और सब नॉर्मल की लेंथ कितनी होती है? सब नॉर्मल की लेंथ ये होती है, तो ये थीटा है तो ये थीटा होता है, तो ये होती है सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू y डैश। तो सब नॉर्मल की लेंथ होती है y1 इंटू वाई डैश। इसके अंदर पुट कर देंगे तो सब टेंजेंट की लेंथ हो गई y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय y डैश का स्क्वायर, इंटू सब नॉर्मल की लेंथ हो गई y इंटू वाई डैश। तो ये एक y1 कैंसिल हुआ, वी आर लेफ्ट विथ y1 डिवाइडेड बाय y डैश का क्यूब। तो हमको y डैश का क्यूब निकालना पड़ेगा। फंक्शन हमारे पास कहाँ है वो लिखा नहीं है मैंने। फंक्शन है मेरे पास बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए का क्यूब। तो बी वाई इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 3x प्लस ए स्क्वायर। वाई डैश के क्यूब की जरूरत है, तो वाई डैश का क्यूब आपके पास आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय बी क्यूब दोस्तों। x प्लस ए की पावर आ जाएगी 6 एंड y की पावर आ जाएगी, है ना। और y डैश का क्यूब अगर मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय बी क्यूब इंटू एक्स प्लस ए का क्यूब बी वाई स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी स्क्वायर इंटू वाई वन की पावर 4 और ये y1 की पावर 3। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको रिप्लेस कर दिया है कि ये जो यहाँ पे है क्यूब इसके स्क्वायर के बराबर होगा पावर 6, तो इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया। नाउ यू कैन ऑब्जर्व दैट एक ये y1 क्यूब और ये y1 कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद 27 अपॉन में b क्यूब इंटू बी स्क्वायर y1। वो यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो व्हाट आई विल गेट y1 विल रिमेन एज इट इज 27 नीचे आ जाएगा, b क्यूब ऊपर चला जाएगा, बी स्क्वायर नीचे आ जाएगा और y1 ऊपर बच जाएगा, ये y डैश नहीं y1 नीचे। तो ये y1 से y1 भी कैंसिल हो गया और ये b स्क्वायर से एक बार का b भी कैंसिल हो गया। तो b बाई 27 आई थिंक ऑप्शन होना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन में है, 8 का फैक्टर नहीं आया मेरे पास। अरे यार हाँ मेरी मिस्टेक, यहाँ पे 2 भी तो आएगा दोस्त, तो क्यूब करूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो यहाँ ऊपर 8 आएगा, तो ये ऊपर 8b बाई 27 आएगा। तो सिर्फ देखो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा आपसे। एक थोड़ी सी मैथमेटिकल जम्बलिंग है बस। क्या है कि इससे ये निकालना है, ये आप निकाल लोगे, यहाँ पे बस आपको क्यूब करना है बेटा। ये क्यूब करना भी इतना बेसिक मैथ्स अपन को समझ में आना चाहिए, क्योंकि वाई क्यूब की रिक्वायरमेंट है, बस खत्म, अपने आप रास्ते निकलेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, ये क्वेश्चन होने भी चाहिए आपसे। थोड़ा लड़ना पड़ेगा बट बहुत, देखो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब टेंजेंट सब नॉर्मल आपने सीखा हुआ, ये निकालना मेरे को भी फॉर्मूला याद नहीं रहता है, आपने देखा मैंने खुद ने निकाला सब टेंजेंट कितना सब नॉर्मल कितना। ये निकाली सब टेंजेंट की लेंथ और ये निकाली सब नॉर्मल की लेंथ, मैंने निकाली क्योंकि मैं याद नहीं रखता, तो बस उसमें पुट किया क्या चाहिए निकाल लिया। वाई डैश की जरूरत है, वाई डैश डेफिनेटली डिफरेंशिएट करके ही आएगा, इसको डिफरेंशिएट किया। वाई डैश क्यूब की जरूरत थी तो उसको क्यूब कर दिया, बस खत्म। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में स्कोरिंग होता है।
सब टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिस वेरीज एज, तो वो सब टेंजेंट ही पूछ रहा है कि वो वेरी करती है, किसके अकॉर्डिंगली वेरी करती है। तो सबसे पहले तो सब टेंजेंट की लेंथ, सब टेंजेंट या सब नॉर्मल पूछा हो। सब टेंजेंट अभी अपन ने देखा कितना आया था अपने पास, y1 डिवाइडेड बाय y डैश, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय y डैश आपके पास आया। तो ठीक है भाई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे m इंटू एक्स की पावर m-1 इंटू वाई की पावर n, और x की पावर m विल रिमेन एज इट इज, y की पावर n का डिफरेंशिएशन दिस, सो देयरफॉर y डैश जो मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ x की पावर x की पावर m-1 या माइनस ऑफ m इंटू एक्स की पावर m-1 इंटू वाई की पावर n डिवाइडेड बाय x की पावर m इंटू n इंटू वाई की पावर n-1, ये आएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यू को m बाय n करके, तो i की पावर मेरे हिसाब से 1 बच जाएगा और x की पावर ये बच जाएगा आपके पास, और y डैश को जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो y1 विल रिमेन एज इट इज, y डैश आपके पास आ जाएगा माइनस m बाय n इंटू y1 बाय x1, तो ये माइनस विल रिमेन एज इट इज, n बाय m विल रिमेन एज इट इज, y1 कैंसिल होके x1 आ जाएगा। तो सब टेंजेंट इज वेरिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x से x कोऑर्डिनेट, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सिसा, तो वेरीज एज एब्सिसा, ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट। ट्वाइस द एब्सिसा स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट, ट्वाइस द एब्सिसा नहीं, n बाय m के फैक्टर पे डिपेंड करेगा, ट्वाइस होगी क्या क्या होगा, बट हाँ x1 पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि इनमें बहुत बड़ी चीजें आपको करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है, इनको मैं रेट करूंगा, अगर ये चाहिए मेंस में आएंगे तो एवरेज क्वेश्चन, बिलो एवरेज इनका ये क्वेश्चन होने चाहिए आपसे। मतलब अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो मैं बोलूंगा पेपर इजी आया, क्योंकि हमको पता है क्या करना है, और जब हमको पता है क्या करना है तो फिर अब अपन से होना नहीं होना आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, बट जब पता है क्या हो कैसे होगा, तो बस इससे ज्यादा इजी आपको मैथ्स में और क्या चाहिए। चलो, एनी डाउट टिल 25 या टिल 30 बताओ, 24 21? ट्वेंटी फोर इनवर्स का क्वेश्चन आएगा। बट ठीक है, इनवर्स का क्वेश्चन आएगा, बट ये हो जाएगा आपसे, क्योंकि 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन आपको पता, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो वही तो करना है। y डैश आपको आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है, यही देखना। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आप देखोगे तो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स है ना जी, यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स जो है वो नेगेटिव होता है, ये 45 डिग्री का एंगल होता है। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है इसमें मैच करेगा, इंक्रीजिंग मतलब पॉजिटिव चाहिए, और पॉजिटिव चाहिए तो इस रेंज में आएगा, तो माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4, ऑप्शन सी सीम्स टू बी राइट। ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है ना बेटा, ये इसमें इनवर्स का कोई लॉजिक नहीं, मैंने भी क्वेश्चन देख के यही सोचा था, बट देखा कि नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, तो इनवर्स का अगर कोई क्वेश्चन आया तो ऐसा ही आएगा। फॉलोइंग इंटरवल एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एक्स की पावर 100 प्लस साइन एक्स
आपको 22 में बताना है भैया डिक्रीजिंग फंक्शन कब। ठीक है भाई साहब, डिफरेंशिएट कर लो। हंड्रेड एक्स की पावर 99 एंड cos x नेगेटिव कब होगा। तो दोनों का ग्राफ एक बार बना के देख लेते हैं। cos x का ग्राफ कैसे बनता है। cos x का ग्राफ ये बनता है, और इसका ग्राफ कैसे बनता है। स्लोप नेगेटिव पासिंग फ्रॉम 0,0 -π/2 पे, तो ये वैल्यू बहुत ही नेगेटिव हो जाएगी, ऐसी आनी चाहिए। तो cos x छोटा कब है, तो भाई cos x इस पॉइंट से छोटा है। अब ये पॉइंट जो भी आ जाए, ऑप्शन अगर मैं देखूंगा तो डिक्रीजिंग। अच्छा, ये cos x जब छोटा है, जब डिक्रीजिंग है ना, ये आपने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए cos x को नीचे मिलना पड़ेगा। तो ये वाली रेंज में cos x अगर छोटा है, ये वाली रेंज में डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग की रेंज। अब आप देखो ऑप्शन आपका 22 में मैच हो रहा है, नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आना चाहिए। 22 का आंसर चेक करना बेटा। नन ऑफ दिस, राइट। तो आप बता भी नहीं सकते एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, है ना, कि ये वाला पॉइंट कौन सा आएगा, ये नहीं बता सकते, बट ठीक है, समवेयर इट वुड बी लाइंग बिटवीन -π/2 से 0 के बीच। यहाँ के पहले डिक्रीजिंग है, इस पॉइंट के ऊपर सारे इंक्रीज। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये हो जाने चाहिए। अपन उस लेवल पे आ गए हैं कि अपन से अब ये क्वेश्चन होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a does the curve f is equal to a square minus 2a minus 2 plus cos x is always monotonic। ऑलवेज मोनोटोनिक का तो आपको मैंने बताया, ये मोनोटोनिक कब होता है, cos x भी इन्वॉल्व और x का फैक्टर भी इन्वॉल्व है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपके पास ये। मोनोटोनिक के लिए या तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाए हमेशा, या फिर ये लेस देन 0 हो जाए। मतलब भाई साहब, ये जो साइन एक्स है और ये a² माइनस 2a माइनस 2 है और ये साइन एक्स है, या तो ये हमेशा ग्रेटर देन हो जाए या तो ये हमेशा लेस देन हो जाए। तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन तो हो ही नहीं सकता ना, एक ही सारी वैल्यूज के लिए। ठीक है, देख लेते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। देखो, a² माइनस 2a माइनस 2 की मिनिमम वैल्यू क्या है आपको पता है, -d/4a होती है। कितनी आएगी जरा बताओ तो। -1 पे आएगी तो 1 -2 -3 आएगी। ठीक है, तो अगर इसको x की सारी वैल्यूज के लिए बड़ा होना है तो भाई a² माइनस 2a माइनस 2 को ऐसा करो, आप 1 से बड़ा कर दो, और इसको छोटा होना है तो a² माइनस 2a को -2 को -1 से छोटा करो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो भाई हमेशा पक्का हो गया कि मोनोटोनिक ही होगा ग्राफ। तो ये वाले में अगर आप आओगे तो a² माइनस 2a -3 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, और ये आएगा a² माइनस 2a -1 लेस देन 0 आएगा। इसको लेस देन 0 करेंगे तो दोनों रूट के बीच में आएगा, और दोनों रूट आएंगे 2 माइनस √4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 से लेकर 2 प्लस √8/2। एक तो ये आ जाएगा मोनोटोनिक, और इसके लिए आ जाएगा आपके पास
-3, हाँ तो a -3 a + 1 greater than 0, so therefore a must belongs to -∞ to -1 यूनियन 3 to ∞। तो इसमें अगर ग्राफ इस ये वैल्यू उठा ली है तो ग्राफ में क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, और ये 1 से बड़ा हो जाएगा मतलब sin x से बड़ा हो जाएगा। 1 से बड़ा हो गया तो sin x से हमेशा बड़ा होगा, तो ये 0 से बड़ा हो जाएगा, मतलब इस रेंज में ये आ जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस रेंज में आएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। दोनों केस में मोनोटोनिक नेचर ही आएगा। ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी है ना, 1 - √2 अपॉन में 1 + √2, यस ऑप्शन सी, दैट इज मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इससे क्वेश्चन तो आएंगे बेटा। ये क्वेश्चन आप देखो ना, मैं सामने सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको टफ लग रहे हैं क्या? नहीं है ना। सॉल्व करने की हिम्मत होनी चाहिए सबसे पहले। हमको लगता है क्वेश्चन टफ है तो हम सॉल्व ही नहीं। sin x 1 नहीं आया बेटा, ये फंडा देखो हमने पहले डिस्कस किया है कि भाई ये वाले पार्ट को इससे बड़ा चाहिए हर x के लिए, तो उसको 1 से बड़ा कर दो क्योंकि sin x की मैक्सिमम वैल्यू 1 है। अगर इस वाले पार्ट को सबसे छोटा चाहिए हमेशा तो -1 से छोटा कर दो क्योंकि sin x की मिनिमम वैल्यू -1। कब x की सारी वैल्यूज के लिए हो जाएगा जो आपको चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में बात करें, ये सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन है, टिपिकल कंपटीशन एग्जाम्स के क्वेश्चन, टिपिकल जेईई मेंस। कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है जो हमको पता है। बिल्कुल भी थोड़ा सा क्वेश्चन ने डेफिनेटली थोड़ा डराएगा, तो जेईई मेंस डराएगा आपको, बिल्कुल डराएगा, बट क्वेश्चन इतने टफ नहीं रहेंगे। आप देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो सॉल्व, हम बेसिक मैथ्स आपको सॉल्व होना चाहिए। यहाँ तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं टाइम कंज्यूम हो या ज्यादा पट। शुरू के 2 क्वेश्चन छोड़ के वो थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन। चलो इसके अलावा कोई डाउट टिल 30? पाई ऑफ एक्स, हाँ छोड़ सकते हो, डाउट नहीं है तो अगर नहीं करना है तो रिवीजन कर सकते हो, छोड़ सकते हो क्लास को, दिक्कत नहीं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। -3 से लेके 4 तक f डबल डैश x ग्रेटर देन 0, तो 5x इंक्रीजिंग कब है और डिक्रीजिंग कब है, इसके बारे में हमको बात करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा डरा रहा है, देख लेते हैं। 5' कितना हो जाएगा, 3 f'(x²/3 इंटू 2x/3 माइनस आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से 3 कॉमन कैंसिल हो गया, 2x कॉमन निकल जाएगा दोनों में, वी आर लेफ्ट विथ f'(x²/3 माइनस f', ये हो जाएगा 5'x। अब हमको जो निकालना है वो हमको निकालना है 3 से 4 के बीच में क्वेश्चन देके रखा, डिक्रीजिंग कब है, यार ये 3 to 4 क्वेश्चन में देखे रखा हुआ है और 5x के बारे में इन्होंने पूछ के रखा हुआ है, डिक्रीजिंग इन 3 to -3/2। ये उल्टी सीधी रेंज क्यों देके रखी हुई?
ये एक्स स्क्वायर होगा सबसे पहले, ये एक्स होगा, f double dash x is greater than 0, f dash x is increasing function. अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यार, मेरे को एक्स क्यूब क्यों लगा, एक्स ही हो। अब मुझे सिर्फ ये बता दो कि ये एक्स स्क्वायर बाय 3 और 3 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों का ग्राफ बना के देख लेते हैं, दोनों में कंपैरिजन करना पड़ सकता है। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अपने पास आएंगे, इन दोनों पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर बाय 3 प्लस माइनस 3/2, दिस इज प्लस 3/2। ये -3 to 4 होना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन में, ठीक है, डजंट मैटर। अब देखो जरा, -3/2 से +3/2 पे कौन बड़ा है? पॉजिटिव वैल्यू लेता हूं, एक 0 से लेके 3/2 तक कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है। अब ये बड़ा है और ये छोटा है, और आपको देखो ये वाली जो इंफॉर्मेशन देके रखी है, इफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, what is the interpretation of this? The interpretation of this is f dash x is always increasing strictly, क्योंकि ये किसका डिफरेंशिएशन है? f dash x का f dash x का डिफरेंशिएशन। अगर किसी का डिफरेंशिएशन हमेशा पॉजिटिव, इट मींस वो फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो f dash x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब जब f dash x स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो मुझे जरा ये बताओ कि जब मैं 3/2 से लेके 0 से लेके 3/2 की वैल्यू लूंगा, तो इस ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा? न्यूमेरिकली ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है f डैश का, तो ये वाली जो वैल्यू है बड़ी वैल्यू के लिए बड़ी आएगी और छोटी वैल्यू के लिए छोटी आएगी, तो ये वाली जो वैल्यू है नेगेटिव साइन डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि ये बड़ा आएगा इससे। तो यहां से लेके यहां तक फाइव डैश एक्स जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, ये लेस देन 0 आ जाएगा, ये पक्का हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैं ये ले लूं कि x बिलोंग्स टू -3/2 टू 0 ले लूं, -3/2 से 0 के बीच में भी यही केस है, ये वाला पार्ट बड़ा आने वाला है इससे, तो ये नेगेटिव आने वाला है, बट ये नेगेटिव नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बनाने वाला है, तो f डैश x ना ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि ये 2x भी एक को नेगेटिव साइन ले लेगा -3/2 से लेके 0 के बीच में। तो ये हम कंक्लूजन यहां से निकाल पाते। अब देख लो क्या आंसर होना चाहिए। 0 से 3/2 डिक्रीजिंग, बिल्कुल। -3/2 से 0 इंक्रीजिंग, नो डिक्रीजिंग, तो निकल गया ये। बस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको निकालने की जरूरत पड़ती तो आप 3/2 से 4 भी निकाल सकते। 3/2 से लेके 4 के बीच में ये बड़ा हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो 3/2 से लेके 4 तक ना 5-x जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग। क्वेश्चन अच्छा है, एक बार चेक करो डी है क्या।
ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन की वेरिएशन पे आपको काम करना, फंक्शन के अंदर फंक्शन की वेरिएशन पे आपको काम। अच्छा ECT तीनों देख के रखेंगे क्या? डी तो देके रखा हुआ है, डी तो पक्का है, मेरी नजर गई थी। -3/2 से लेके इंक्रीजिंग है ना यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, इंक्रीजिंग लिखा है ना अपन, π-x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है तो सी और डी तो अपन ने लिखे ही हुए हैं कि सही है गलत है। और 3/2 to 4 तक भी तो इंक्रीजिंग है, ये भी तो लिखा है मैंने ऑप्शन। तो मैंने तो बस ऑप्शन डी पढ़ा था, मेरे को मैच आ गया तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, बाकी ये ए बी, ए डी सी तीनों लिखे। जेई का क्वेश्चन है यार एडवांस, मतलब बहुत प्यारा एनालिसिस है इसका, मतलब वो इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लेवल पे चला गया एक्सट्रीम। क्वेश्चन नंबर 28, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x पे नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है बेटा? देखो कोई भी अगर कर्व आप बना रहे हो, एक तो सबसे पहले ये पैराबोला होने वाला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का स्टैंडर्ड पैराबोला है, नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम 2,1। तो किसी भी पॉइंट से अगर तुमको नियरेस्ट पॉइंट निकालना है ना बेटा, किसी भी पॉइंट से नियरेस्ट पॉइंट निकालना है किसी भी कर्व में, तो ध्यान देना, आपने पढ़ा होगा शायद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना वो मिनिमम होती है बेटा। नहीं पढ़ा था तो ये याद रखो, जो परपेंडिकुलर लेंथ होती है ना दैट इज मिनिमम। तो ये पॉइंट अगर मैं 2,1 कर रहा हूं तो ये पूछ रहा है मेरे से 2,1 से जो नॉर्मल पास हो रही है, अच्छा नॉर्मल पास हो रही है उसका मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, अगर ये नियरेस्ट पॉइंट पूछ रहा है तो ये पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। अच्छा दो कर्व के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, क्या होता है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व? that will be definitely be corresponding to the normal, corresponding to, नहीं लिखा है तो ये नोट कर लेना, टू द कॉमन नॉर्मल। जो कॉमन नॉर्मल होती है ना दोस्तों, उसके करस्पॉन्डिंग होता है। एग्जांपल आपको 2-3 देके बता देता हूं तो आपको क्लियरिटी आ जाए। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल, मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ना इनका, एक नॉर्मल इन दोनों की कॉमन होगी, ये वाली ओरिजिन से जो दोनों के सेंटर से पास होगी, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगा ना इनका वो इन दोनों पॉइंट के बीच का ही होगा, मतलब इट इज करस्पॉन्डिंग टू द कॉमन नॉर्मल। ये दोनों की कॉमन नॉर्मल है क्योंकि ओरिजिन से पास होती है इसीलिए। आपको मैंने कर्व दे दिया कोई, एक ये पैराबोला दे दिया और एक ये पैराबोला दे दिया, है ना, ये दो एग्जांपल यहाँ पे लिखे, ये दो पैराबोला दे दिए, इन दोनों पैराबोला के बीच में मिनिमम जो डिस्टेंस आएगा ना वो एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये आएगा, सच दैट ये कॉमन नॉर्मल की करस्पॉन्डिंग। तो आपका जो काम हो जाता है वो कॉमन नॉर्मल को निकालना हो जाता है, कॉमन नॉर्मल। तो जो मिनिमम डिस्टेंस टू कर्व्स के बीच में होता है या किसी भी पॉइंट या किसी भी कर्व के बीच में होता है, तो इट इज करस्पॉन्डिंग टू कॉमन नॉर्मल। आप इसको बहुत इजीली इमेजिन भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको दोनों एग्जांपल करके बताया बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, अब आपको निकालना है एसी नॉर्मल, आपको ये पॉइंट निकालना है h,k की नॉर्मल निकालना है जो 2,1 से पास हो रही है। मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल यूज नहीं करूंगा, प्योरली कैलकुलस यूज करता हूँ, तो आपको क्लियरिटी रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, कैलकुलस आपको फॉर्मूले याद ही नहीं करने के लिए बोलता है। तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मल की इक्वेशन लिखने की कोशिश करूं तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस के इज इक्वल टू -k
x माइनस एच। ठीक है, ये आ गया समझ में। h कोमा k की नॉर्मल लिख दी मैंने, और h कोमा k पॉइंट इस कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो डेफिनेटली h कोमा k मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है कि k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस ऑफ h। और ये जो लाइन है नॉर्मल, ये 2,1 से पास होगी दोस्तों, तो 2,1 से इसको सेटिस्फाई करवा देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के को मल्टीप्लाई करूंगा और x की वैल्यू 2 पुट करूंगा, ये आएगा। ठीक है, और h की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, k स्क्वायर बाई 2 आएगी, तो यहाँ पे k स्क्वायर बाई 2 पुट कर देता हूँ। तो आपको मिलेगी एक 3 डिग्री इक्वेशन यहाँ से, जो बोलेगी k क्यूब माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका रूट निकालना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। 28 पे ऑप्शन आप देखोगे तो पॉइंट पुट करके देख लो बेटा कि कौन सा पॉइंट है जो उसको सेटिस्फाई करेगा। क्या 0,0 k की वैल्यू यहाँ पे क्या आनी चाहिए, k की वैल्यू जो ऑप्शन ए में 0 है, ऑप्शन बी में 1 है, ऑप्शन सी में 2 है, तो 0 पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो। 0 के लिए तो बिल्कुल ये सेटिस्फाई नहीं करेगी इक्वेशन, 1 के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगी, 2 के लिए सेटिस्फाई कर रही है क्या, नहीं कर रही है। नन ऑफ दिस आना चाहिए यार, ये भी आंसर देखो जरा एक बार आंसर क्या, ये तो फिर कैलकुलेशन चेक करें। अरे यार, हाँ ठीक है ठीक है, कहीं कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं करी, ऑप्शन डी है ना बराबर। तो मैंने इसके रूट नहीं निकाले, आप समझो 3 डिग्री थी, 3 डिग्री के रूट निकालने में मजे नहीं आते मैं, है ना, बिल्कुल दिक्कत वाली बात। तो मैंने देख लिया कि तीनों ऑप्शन में से जो वाई कोऑर्डिनेट है वो मैच हो रहे हैं क्या। अगर मैच होते तो मैं आगे भी सोचता कि ठीक है वो वाई कोऑर्डिनेट है, उसको मैं उसके करस्पॉन्डिंग एच कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ इसमें पुट करके। अगर मेरा आंसर मैच होता तो मैच करता, नहीं होता तो मैंने सॉल्व मैंने खुद नहीं किया, बट ऑप्शन की हेल्प। ऑप्शन सी है, सी है कि डी है भाई, एक बार बता दो मैं। कोई डी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, क्योंकि सी है तो फिर चेक करना पड़ेगा। 1,2 2 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 2 क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 8, और ये -6। एक बार आंसर चेक करो क्या है 28। अरे यार, ऑप्शन तो अलग आएगा ही ना दोस्तों, ऑप्शन तो अलग आएगा। ये क्या लेके बैठा, मैंने 2 ले लिया क्वेश्चन में, समझ में आ रहा है। अरे मैंने क्वेश्चन ही गलत ले लिया। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x गिवन है, मैंने वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x ले लिया, तो आंसर कहाँ से मैच होगा। बट अभी कर लोगे तुम लोग ये क्वेश्चन, तो अपना उनका और ऑप्शन अलग अलग ही मैच होना। 4 कर दोगे तो आंसर मैच हो जाए। कर लोगे क्या, करके दूं। तो ये वाला पॉइंट याद रखना बेटा, ये पॉइंट को याद रखना है। ये पॉइंट हमने अभी तक शायद कभी डिस्कस नहीं किया, बट ठीक है आज सामने आ गई। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व इज करस्पॉन्डिंग टू देयर कॉमन नॉर्म। अब उसके हिसाब से क्या निकालना है, जैसे यहाँ पे निकालना है तो पॉइंट निकालना। फिर बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस बेसिक कैलकुलस लग जाए, दोनों का मिक्सअप आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दे। इफ 26 बोल रहा है एफ है 1 से लेके 10 तक, और आउटपुट भी 1 से लेके 10 तक है, मतलब डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम देके रखिए। इज ए नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है बेटी, डिक्रीज नहीं हो रहा, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इक्वल टू 0 स्लोप हो सकती है नॉर्मल के लिए। एंड जी एक दूसरा फंक्शन है जो कि 1 से लेके 10 तक है, और ये भी 1 से लेके 10 तक है। ठीक है भाई, अच्छी बात। डोमेन कोडोमेन इसकी इज ए नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन।
देन एच ऑफ एक्स जो फंक्शन है, जो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, एंड एच ऑफ 1 इज इक्वल टू गिवन है आपके पास। एच ऑफ 2 के बारे में आपको कमेंट करना है। देखो बेसिक ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं लग रहा है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं विच इज एच ऑफ एक्स, ये फंक्शन जी जो फंक्शन है, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, जी जो है वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब अगर आप एक्स इनपुट डाल रहे हो, अगर आप एक्स की वैल्यू डाल रहे हो, एक्स की वैल्यू 1 डाल रहे हो, या एक्स की वैल्यू 2 डाल रहे हो, या एक्स की वैल्यू 3 डाल रहे हो, तो जो G1 G2 G3 है, उनके बीच में कंपैरिजन अगर आप करोगे तो क्या आएगा, जरा मेरे को बताओ। G1 G2 G3 के बीच में कंपैरिजन क्या आएगा? नॉन इंक्रीजिंग है। नॉन इंक्रीजिंग है मतलब इंक्रीज तो नहीं हो रहा, या तो डिक्रीज हो रहा या तो बराबर बैठा, तो या तो ये इससे बड़ा होगा। ये रिलेशन आपको पता चल गई कि ये आना कंपलसरी हो गया कि G1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू G2 आने वाली, ग्रेटर देन इक्वल टू G3 आने। अब जब इसके लिए जो इनपुट है, जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हो, एक्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो जी एक्स जो है वो भाई डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे एक्स बढ़ा रहे हो, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, जी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। एक्स बढ़ाया तो जी एक्स डिक्रीज हुआ। अभी ये जी एक्स डिक्रीज हुआ और फंक्शन एफ क्या है, नॉन डिक्रीजिंग, मतलब या तो इंक्रीज हो रहा है या बराबर। तो मुझे ये बताओ कि अगर एफ नॉन डिक्रीजिंग है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, क्योंकि जी एक्स में क्या हो रहा है, ये जो जी एक्स की वैल्यू है डिक्रीज हो रही है, और जब डी एक्स की डिक्रीज होगी अंडर दिस कंडीशन, तो एफ डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स यहाँ पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, ये आपको बताना। आप ये ध्यान रखो, ये जो इनपुट है ये डिक्रीज हो रहा है, एक्स को इंक्रीज होने वाला, और ये वाला जो फंक्शन है एफ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब कुछ इस टाइप का फंक्शन आप मान सकते हो। तो बड़े इनपुट के लिए बड़ा आउटपुट देने वाला, तो ये डिक्रीज है तो ये फंक्शन भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। बस अब डिक्रीजिंग हो गया, अब देख लो, अब डिक्रीजिंग हो जाएगा तो h1 की वैल्यू 1 है तो h2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डेफिनेटली 1 से छोटी आनी चाहिए, इज लेस देन 1, ऑप्शन डी आना चाहिए। एक बार और इसको कंफर्म कर लेना। तो या तो 1 आनी चाहिए, 1 से छोटी आनी चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यू 1 या 1 से छोटी होनी चाहिए, इक्वल टू 1 और इज लेस देन 1। यार ये तो दोनों ऑप्शन में से कुछ भी हो सकता है। ये तो कुछ भी हो सकता है, आंसर क्या दिया है, सी दे के रखा हुआ, इक्वल टू 1 क्यों, कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी है यार। 26 में कांस्टेंट फंक्शन थोड़ी है। नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ दे दिया, एक बार वो चलो दूसरे तरीके से थॉट प्रोसेस देख लेते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर दो, एच डैश को कितना आएगा, एफ डैश, ओ करेक्ट ईशान, मैंने ये चीज नहीं पकड़ी, वेरी गुड वेरी गुड। देखो इसमें एक भी तो एक और चीज है ना, एकदम मैंने करेक्ट, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा, या बोले तो डिक्रीजिंग नहीं आएगा, नॉन इंक्रीजिंग आएगा, है ना। ये भी डिक्रीजिंग नहीं है, ये भी नॉन इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, तो ये भी नॉन इंक्रीजिंग है ना, तो ये नॉन इंक्रीजिंग आएगा। फंक्शन या तो डिक्रीज होगा, मतलब
H1 की वैल्यू जो है H2 की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी, बट 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो किसकी रेंज आएगी, वो F की रेंज आएगी, वो 1 से लेकर 10 तक आएगी। तो 1 से लेकर 10 तक अगर रेंज आएगी तो 1 से छोटी वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। इसके कारण ऑप्शन सी है, डोमेन के कारण ऑप्शन सी है, क्योंकि 1 से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो 1 हो गया तो 1 हो गया। अब अगर आपको क्वेश्चन में मान लो H1 इज इक्वल टू 2 लेता, तो मेरा आंसर आता कि H2 जो है वो लेस देन 2 आएगा। बट यहाँ पे H1 इक्वल टू 1 हो गया, और 1 से छोटी H की वैल्यू हो ही नहीं सकती। H की वैल्यू 1 से छोटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि F का आउटपुट भी 1 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो भाई ये जब 1 आ गया, ये खुद मिनिमम वैल्यू आ गई, तो इससे छोटी जा ही नहीं सकती। तो अब आप कुछ भी कर लोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। इनफैक्ट ये कांस्टेंट फंक्शन ही हो जाएगा इन दैट केस, क्योंकि ये कोडोमेन ना यहाँ पे गेम से। अच्छा, मैं भी गलत करके आ जाता इसको, क्योंकि वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो जो रेंज है वो 1 मिनिमम। आपको इस स्टेज के बाद में ध्यान देना पड़ेगा कि ये 1 जो है 1 से छोटा पॉसिबल ही नहीं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। ये सब थोड़े से जेई एडवांस टच दे रहे हैं, या जेई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो वाले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन नंबर टिल क्वेश्चन नंबर 4। Question number 35. If a cylinder is inscribed in a cone of height h, the cylinder is inscribed in a cone of height h. When the curved surface area is maximum, the height. ये मैंने करा रहा है, मैंने बहुत क्वेश्चन करा लिए, याद है ये। चलो मैं आपको आइडिया दे दूं, किसकी हाइट देके रखी हुई है आपको ये थोड़ा आइडेंटिफाई करना। The cylinder is inscribed in a cone of height h, ठीक है, semi vertical angle alpha, when the curved surface area is maximum. तो कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है, कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम करना है, मतलब 2 पाई आर इनटू कैपिटल एच, या कैपिटल आर ही ले लेता। तो यहाँ पे ध्यान देना,
इसका कैपिटल एच हाइट ले लेता हूँ और इसकी कैपिटल आर ये ले लेता हूँ, मैक्सिमम करना है भाई, तो निकाल दो रिलेशन। क्या रिलेशन निकालोगे? ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी आर माइनस स्मॉल आर माइनस कैपिटल आर, चलेगा ये वाली डिस्टेंस। और भाई साहब ये वाली डिस्टेंस है एच, तो एच डिवाइडेड बाय ये एंगल अल्फा हो जाएगा भाई साहब, ये एंगल अल्फा हो जाएगा, राइट? क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों एंगल सेम है। तो आप ये बोल सकते हो कि स्मॉल आर डिवाइडेड बाय कैपिटल एच इज इक्वल टू टेन अल्फा होने वाला है। क्यों कर रहे हैं? फंडा आपको वही है जो मैं बताते आया हूं कि वेरिएबल को रिप्लेस करना है। बेटा दो वेरिएबल है, कैपिटल आर और कैपिटल एच। अब आपको निकालना क्या है, उसी को रिप्लेस कर देते हैं। 25th नहीं, 35th में निकालना है द हाइट ऑफ द सिलेंडर, मतलब आपको कैपिटल एच चाहिए, तो मैं कैपिटल आर को रिप्लेस करता हूँ, 10 अल्फा इंटू एच, और कैपिटल आर आपके पास आ जाएगी स्मॉल आर माइनस 10 अल्फा इंटू कैपिटल एच, तो ये 2 पाई आर माइनस 10 अल्फा एच इंटू एच। तो आपको जो कर्व सरफेस एरिया जो मिनिमम मैक्सिमम करना है दोस्तों, वो 2 पाई तो बाहर ही हो गया, वेरिएबल है आपके पास आर एच माइनस 10 अल्फा एच स्क्वायर। अभी कर लोगे एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेना। फंडा वही है, कुछ भी नहीं करना है आपको, किस चीज को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, कितने वेरिएबल, और वेरिएबल का कैसे मैनेजमेंट करना है, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अभी कर लोगे। एच की वैल्यू ही निकालनी है आपको, डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करो, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। इसे क्वेश्चन आएंगे भी। देखो ये जो आप कर रहे हो ना, एक्सरसाइज 1 नॉलेज के लिए, एक्सरसाइज 2 आपके एग्जाम, अगर ये दोनों एक्सरसाइज पे पकड़ आपकी अच्छी है, तो फिर एओडी के क्वेश्चन आपकी मेंस या दूसरी कोई भी एग्जाम होने वाली है, ये एडवांस छोड़ के होने लगेंगे आप। एडवांस में कुछ भी हो सकता है बेटा, कोई भी लिमिटेशन नहीं, और अपनी बैच को ही तुमको टेंशन ही नहीं लेना। A rectangle sheet of metal with side A, B, I has 4 equal square portion removed on the corner. चार इक्वल रिमूव कर दिए इसने स्क्वायर, चार स्क्वायर चारों कॉर्नर से इसने भाई साहब ने रिमूव कर दिए। A rectangle sheet of metal with side A, B has 4 equal square portion removed at the corner, and the side are then turned up so that form an open rectangle box when the volume content in the box is maximum. इसमें बस एक चीज मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ये है भाई साहब कि बोल रहा है ये पूरा आप ए ले लेना सर, ये पूरा आप बी ले लेना, रेक्टेंगल शीट है, बिल्कुल अच्छी बात है। अब आप थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, इसको जब आप मोड़ोगे, किसको मोड़ोगे, इसको मोड़ोगे, तो मैं बोल सकता हूं कि ये अगर एक्स लेंथ की है, ये सारे स्क्वायर कितने लेंथ की, एक्स लेंथ के, तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो आपके पास एक कुछ इस टाइप का शेप बनता हुआ नजर आना चाहिए। इमेजिनेशन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन। है ना, थोड़ी सी ड्राइंग घटिया आएगी क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं है, बस जिस हिसाब से मैंने बना दिया। इसमें कुछ ये देखना, ये ऊपर से एम्प्टी है, खाली है, ये यहाँ से ये ऊपर से खाली है, आपने सिर्फ इसको मोड़ा है। किसको मोड़ा है? ये जो अपनी चीजें हैं यहाँ से चारों में, कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लो बेटा, यहाँ से आपने इसको मोड़ दिया, ये आपकी बेस बच गई। ये वाला जो पोर्शन था,
इसको ऊपर की तरफ मोड़ दिया, ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों ऊपर की तरफ मोड़ दिया, ये वाला भी जो पोर्शन है ऊपर 90 डिग्री पे मोड़ दिया, और ये चारों फेस बन गए साइड वाले, मतलब ये जो बेस है ये वाला बेस, ये बेस बच गई, ठीक है। ये वाली जो लेंथ है कौन सी, ये वाली, ये चारों ये लेंथ आ गई, ये वाली, ये वाली, और ये वाली जो लेंथ बच गई, ये वाली चारों, ये वाली चारों जब मुड़ के टॉप पे आ गई, मतलब ये चारों हो गया इमेजिन, ये कुछ इस तरीके से बन गया, है ना। तो यहाँ पे भाई साहब आप थोड़ा सा लेंथ देखोगे, ये लेंथ यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी बची, ए में से 2x को उड़ा दिया, यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या बची, बी में से 2x को उड़ा दिया, तो ये जो बन गया आपके पास एक a माइनस 2x का बन गया, b माइनस 2x का बन गया, और ये जो हाइट है, अब जरा मेरे को ये बता दो कि हाइट कितनी हो जाएगी भाई। अगर ये आपने बता दिया तो मैं समझ लूंगा कि इसका इमेजिन आप कर पाओ, क्वेश्चन अच्छा इमेजिनेशन वाला है, आपको पूरी प्रोसेस समझनी पड़ेगी। ये हाइट कितनी आई, बिल्कुल परफेक्ट, सही है एकदम, बस खत्म हो गया। अब आपको किसको मैक्सिमम करना था दोस्तों, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। इसका वॉल्यूम कितना होगा, a माइनस 2x, b माइनस 2x, वॉल्यूम को मैक्सिमम करना और निकालना क्या है, when the volume contained in the box is maximum the depth of the box is, and what is the depth of the box, भाई साहब ये x की वैल्यू निकालनी है आप, बस x की वैल्यू निकालनी, काम खत्म, आप डिफरेंशिएट कर दो। अब मैंने इतनी मेहनत करी है तो आप थोड़ी सी मेहनत करके इसको निकालो। 1:30 तक क्लास लूंगा बेटा आज। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये आप इमेजिन करके अगर आपने सॉल्व कर लिया ना, वो चांसेस है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। इसको इस तरीके से रिलेट करना, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत टफ है, बट इतना इजी भी नहीं। इसको मैक्सिमम करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ये तो आपके लिए सिंपल है, ए बी आएगा, ए बी के साथ एक्स आ जाएगा, और माइनस 2x² आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4x³ कर दो डिफरेंशिएट, ए बी माइनस 4x, बस इसको आपको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना वॉल्यूम। ये तो और भी चैलेंजिंग दे देगा भाई, इस स्टेप के बाद भी चैलेंजिंग है। वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको क्या निकालना है, डेप्थ निकालना है, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल, एक्स की वैल्यू यहीं से निकाल लो यार। एक्स की वैल्यू की क्वाड्रेटिक बन गई 4 ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 16 ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 48 ए बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12। इस पे मैक्सिमा या मिनिमा है, तो सबसे 16 कॉमन ले लोगे तो 4 तो उड़ ही जाएगा भाई, ये 48 उड़ जाएगा, नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, 16 कॉमन ले लोगे, हाँ, तो यहाँ पे बच जाएगा 3, ये 16 उड़ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, और इसके 4 से कैंसिल होके ये 3 6 बच जाएगा, कुछ इस टाइप का बच जाएगा। तो आई थिंक ऑप्शन ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब ये ऑप्शन मेरे को दिख रहा है या तो ए या तो बी। अब मैक्सिमम मिनिमा प्लस में आएगा माइनस में आएगा, ये देखना पड़ेगा।
तो इसको डिफरेंशिएट करके एक बार और देख लो। 0 माइनस ऑफ 4a प्लस बी। अब अगर आपने प्लस पे मैक्सिमा आएगा या माइनस में मिनिमा आएगा, ये देखना पड़ेगा यार, ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। ऑप्शन तो ए या बी में से आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस का डिफरेंस है यहाँ। अब यहाँ पे जो आपके पास आंसर आ रहा है, उसको एनालिसिस करने के लिए आप ए प्लस बी है और ये प्लस है और ये माइनस है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस ए बी। नेगेटिव पे ही आना चाहिए। ए बी की वैल्यू पुट करके देख लेना है, ज्यादा दिमाग मत लगा। ए बी की वैल्यू पुट करके देख लेना, वी डबल डैश का माइनस में आ, जिसके लिए माइनस में आ रहा है वो यहाँ पे भी पुट करके देख लेना, और उसके हिसाब से आंसर मैच करना। चलो आगे बढ़ेंगे। एक और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कौन सा क्वेश्चन करा दूं बता दो। कौन सा क्वेश्चन चाहिए? थर्टी फोर 32, चलो 32 कर देता हूँ, थोड़ा सा अलग रख, बचे हुए अपन बाद में फिर कभी डिस्कस करेंगे। 32 है, द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय अ वायर ऑफ लेंथ इतना मच बाय बेंडिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ सेक्टर। ये सर्कल घुसा रहा है क्या बीच में? चलो भाई, 32 में ये बोल रहा है कि द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर बाय बेंडिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ ए सेक्टर। मतलब एक वायर था 20 सेंटीमीटर का, उसको एक सेक्टर के फॉर्मेट में बना दिया। मतलब एक सर्कल होता है, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये पूरा एक सेक्टर बनता है। ये पूरा एक सेक्टर बनता है ना। और इसमें आप ध्यान रखना, ये आर है, ये आर है, और ये एंगल अगर थीटा होता है, रेडियन में होता है, तो ये थीटा आर होता है। तो ये लेंथ जो होती है वो आर प्लस टू आर थीटा आर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं किसी भी सेक्टर का पैरामीटर। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 20। तो कुछ इस टाइप की रिलेशन आपके पास इसमें आनी चाहिए। और इसमें मैक्सिमाइज क्या करना है?
मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, एरिया को आपको मैक्सिमाइज करना। एक एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 थीटा आर स्क्वायर। तो दो वेरिएबल है थीटा और आर, यहाँ पे भी दो वेरिएबल है, तो मेरे हिसाब से हम थीटा की वैल्यू निकालने ज्यादा बेटर रहेगा। ये ले लेते हैं, तो ये 1/2 थीटा की जगह 20 माइनस 2r डिवाइडेड बाय r इंटू आर स्क्वायर। कैंसिल वैंसिल कर देंगे तो 10 माइनस आर इंटू आर बचेगा, तो 10 इंटू आर माइनस आर स्क्वायर बचेगा। डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू 10 माइनस 2r, r इज इक्वल टू होना चाहिए 5 यूनिट। अब क्या पूछ रहा है ये? मैक्सिमम एरिया ही पूछ रहा था कि हमसे 32 में, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। तो एरिया जो था मेरे पास वो r इक्वल टू 5 पे। अब r इक्वल टू 5 पे है तो थीटा कितना है, तो इसमें 5 पुट करूंगा तो 10/5 मतलब थीटा 2 रेडियन का। तो थीटा 2 रेडियन है तो हाफ इंटू 2 रेडियन मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर। योर आंसर इज 25 स्क्वायर यूनिट का मैक्सिमम। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया अभी के लिए। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले यूज हो गए जो हमने नहीं पढ़े, जो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते। r theta r is the length of the sector when theta is in radian। तो r theta 20 से इक्वेट किया, थीटा को r के टर्म में निकाला, एरिया का भी फॉर्मूला यूज हो गया, जो कि रेडियन में अगर होता है तो 1/2 थीटा r स्क्वायर होता है। थीटा इज इन रेडियन, थीटा को रिप्लेस किया, डिफरेंशिएट किया, r की वैल्यू निकाली, r की वैल्यू से थीटा की वैल्यू निकाली और एरिया को मैक्सिमाइज कर दिया। वहीं के वहीं घुमाया है वो, बट अच्छा घुमाया। ठीक है, चलो तो 40 तक अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कभी डिस्कस करने बैठेंगे तो 40 के बाद में 70 तक डिस्कस कर लेंगे, बाकी अपनी बुकलेट पूरी कंप्लीट। ठीक है, चलो देन आई विल एंड इट टुडे a little bit early. Next class में probably नहीं, definitely we will be starting with a new chapter, integration.